नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में किन खबरों ने बटोरी हैं सुर्खियां, ये आप तक पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। देश भर में कौन सी खबरें हेडलाइंस बन रही हैं, इनका अपडेट मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और मैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट कराऊंगी। तो शुरुआत करेंगे एक राष्ट्रीय खबर से। राजस्थान के देवली उनियारा में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिर से बवाल शुरू हो गया है। आपको तस्वीर याद होगी जिसमें एसडीएम साहब को, ये निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा ने, उन्हें तमाचा मार दिया था। वीडियो वायरल हुआ था और इस पर बवाल भी शुरू हो गया है। मीणा के समर्थक पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश में चक्का जाम करने पर उतर आए हैं। देवली उनियारा के समरावाता गांव की सड़क पर भी टायर जला दिए गए हैं। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। उपद्रवियों ने पुलिस पर हल्का पथराव भी किया है। इससे पहले करीब 12 बजे देवली उनियारा विधानसभा के समरावता टोंक का इलाका ही पड़ता है, जहां एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को गिरफ्तार कर दिया गया था। आपको याद होगा कि टोंक के समरावाता गांव में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार लोगों ने किया था और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। और इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया और वहां पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक जोरदार तमाचा उन्हें रशीद कर दिया नरेश मीणा ने, जिसके बाद ये वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद जो अमित चौधरी एसडीएम है, उन्होंने पेन डाउन हड़ताल की। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो पेन डाउन हड़ताल करेंगे, इसका ऐलान कर दिया। इसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तब अब समर्थक शोर मचा रहे। चक्का जाम और पथराव तक की नौबत यहां पर आ गई है। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और इनकी बदसलूकी, इनकी बदतमीजी पर इन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो अब यहां पर उपद्रव मचा रहे हैं। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। यहां पर मदिरा प्रेमी के लिए आबकारी विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। मनपसंद नाम के इस मोबाइल ऐप के जरिए शराब के शौकीन प्रदेश भर की सरकारी शराब दुकानों पर न सिर्फ अपनी मनपसंद की ब्रांड सर्च कर सकते हैं, बल्कि किस दुकान पर किस किस ब्रांड की शराब उपलब्ध है, उनकी कीमत क्या है, ये भी जान सकते हैं। वहीं इसे लेकर जहां कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी अब शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान भी इस मामले में सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि लोग नकली माल से बचेंगे और असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं। ये कांग्रेस का मुद्दा रहा, झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला। ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। चलिए रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि विजयपुर के 37 बूथों पर हमने पुनर्मतदान की मांग की है। मतदान के दौरान आदिवासियों पर हमला हुआ, 37 गांव में आतंक मचाया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। वहीं जीतू पटवारी के बयान पर वीडी शर्मा का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखलाकर ऐसा ही करती है। जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की लाइन पर जा रहे हैं। आइए आपको दोनों दिग्गजों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। आदिवासियों के गांव पर हमला किया, महिलाओं को गोलियां चलाई, उनने बच्चों को लात को पीटा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा। उनने 37 गांव में 37 गांव में आतंक मचा दिया। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है। हमने लगभग 37 पोलिंग स्टेशनों के विजयपुर में रीपोलिंग की मांग की है। जो स्कूटनी हुई उसमें हमने अपना आवेदन दे दिया है। फिर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम भेजेंगे। जब कभी और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। आदिवासियों के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। जब परिणाम आएंगे तो जीतू पटवारी जी हों
या दिग्विजय सिंह हो या कोई भी हो, उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा। चलिए कुछ और पॉलिटिकल खबरों से आपको अपडेट करा दें। हैदराबाद के सांसद हैं, AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से 15 मिनट वाला जिक्र कर दिया। दरअसल सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इस पर अब तंज कसते हुए ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गुस्ताखी होने की एक्टिंग की, फिर कहा वेरी सॉरी। ओवैसी ने पुलिस नोटिस को मंच से पढ़ा और पूछा कि 3 दिन पहले मोदी आए थे, उन्हें नोटिस नहीं दिया। पुलिस को क्या खाली भाईजान से मोहब्बत है? 8 दिन पहले भी संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी, ये उनके भाई हैं, इन्होंने भी 15 मिनट वाला जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे है, अभी 9:45 बजे हैं, 15 मिनट बाकी है। बता दें कि ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसी के लिए दोनों भाई महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस मिला है। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो कुछ बयानों से सियासी सुर्खियां बटोरने की कोशिश हर बार असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। जब इनसे इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाता है कि 15 मिनट के बारे में आपके भाई का जो भाषण वायरल हुआ था, जो मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, तो कहते हैं कि मामला सब जुडिशियल है, तब वो कुछ नहीं कहते। लेकिन चुनाव में इस बयान को भुनाने के लिए, कुछ वोट वर्ग को अपने साथ खींचने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में, जहां पर चुनाव है और 14-15 सीटों पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या ये पॉलिटिकल गिमिक है कि केवल 15 मिनट वाला बयान दोहराकर एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाए? सुनो नोटिस मिला और किस तरह से ये अभिनय कर रहे हैं मंच से, देखिए। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। और अब आगे बढ़ते बात करते हैं रायपुर की। यहाँ पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 का विमोचन आज सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। शाम 7 बजे रायपुर में विमोचन होगा। 28 अक्टूबर को सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इसमें प्रावधान किए। इधर जबलपुर में लैंड जिहाद पर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी रंगमंच पर बनाई गई मजार को जल्द हटाया जाएगा। मंझौली जनपद CEO ने मजार हटाने के लिए मुड़कुरु ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को आदेश भी दिए हैं। जनपद CEO ने कहा कि रंगमंच पर बनी मजार को अतिक्रमण मानकर कार्रवाई करें। वहीं लैंड जिहाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा, भाजपा की सरकार में न लव जिहाद होगा न ही लैंड जिहाद होगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, असामाजिक तत्वों को सरकार नहीं छोड़ेगी। आप चिंता मत करिए, न लव जिहाद चलेगा न लैंड जिहाद चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे कुत्सित प्रयास करने वालों को जवाब भी मिलता है और ऐसे लोगों को ठीक तरीके से कानूनी कार्रवाई भी इनके ऊपर होती है। आप चिंता मत करिए, ऐसा कहीं नहीं होगा। चलिए जबलपुर से जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर से शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर यारीपोरा के बाड़ी मार्ग में चल रहा है।
यहाँ 2 से 3 आतंकी छिपे होने की संभावना है। अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। इलाके में देर रात लाइट लगाई गई है जिससे उजाला वहां पर रहे और आतंकी अंधेरे का फायदा न उठा सके और इसका फायदा उठाकर न भाग सके। नवंबर महीने में कश्मीर घाटी का ये 9वां एनकाउंटर है। नॉर्थ कश्मीर में पिछले 8 दिनों में ये 6ठी मुठभेड़ है। और छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही किसान धान लेकर सोसाइटी पहुंचे। हालांकि धान खरीदी का पहला दिन होने की वजह से मंडी में इक्का दुक्का किसान ही नजर आए। ये भी बता दें कि इस बार 2739 धान खरीदी केंद्रों से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य भी रखा गया है। खरीदी को लेकर 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है और इस सीजन में लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन और बड़े किसानों को 3 टोकन की पात्रता है। छत्तीसगढ़ में सख्ती और दबाव बढ़ने के बाद नक्सली अब मध्य प्रदेश में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद मोहन सरकार ने केंद्र सरकार से सीएपीएफ की 2 बटालियन की मांग की है। इन जवानों की बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद शुरू से ही एक बड़ी समस्या रही है। छत्तीसगढ़ सरकार बीते 1 साल से बड़ा ऑपरेशन चला रही है जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है और इधर बालाघाट जिले में तांडा दलम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते अब ये जानकारी मिल रही है कि अब नक्सली नए कैडर तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ मौजूद नक्सलियों की संख्या 50 से 60 के आसपास है। इस बात का हम भी ध्यान रखे हुए हैं कि उधर अगर छत्तीसगढ़ में प्रेशर बढ़ता है तो कुछ काडर पास के स्टेट्स में आ सकता है। उस हिसाब से हमने अपनी रणनीति भी बनाई। हमने 2 सीएपीएफ की बटालियन की मांग की है केंद्र सरकार से। चलिए तो अगली खबर भी राजधानी भोपाल से है, जहां पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शहर के कई इलाकों में यह स्तर 400 तक पहुंच गया है। कोहरे और धुएं ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के इस बढ़ते स्तर से लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी अब बढ़ सकती हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने छात्रों का प्रदर्शन का 4था दिन है। गुरुवार सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई थी। पुलिसकर्मी सादे वर्दी में धरना दे रहे थे। छात्रों को जबरन उठाने ये पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही छात्र एक दूसरे पर लेट गए। छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की, गालियां भी दी। पुलिस की इस हरकत से छात्र भड़क गए। करीब 1 घंटे के भीतर 10,000 छात्रों ने छात्र आयोग के सामने नजदीक पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आयोग के रास्ते को सील कर दिया था। और इधर राजधानी रायपुर में डिजिटल अरेस्ट के 2 मामले आज सामने आए। यहां डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एलआईसी के अधिकारी से 6.5 लाख रुपए की ठगी की गई। तो वहीं एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा देकर चेक और यूपीआई के जरिए खाते में 5 लाख रुपए डलवा लिए गए। ठगों ने खुद को सेंट्रल क्राइम ब्रांच नागपुर का अधिकारी बताया और महिला को डरा धमकाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुटी हुई। और इधर बालोद में धान खरीदी महापर्व का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसानों का सम्मान भी इस दौरान किया गया। मोहंदी पाट में केंद्रीय बैंक की नई शाखा का वर्चुअल लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। धान खरीदी की आज से शुरुआत हो चुकी है और बालोद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय ने किया। इस दौरान किसानों का सम्मान भी किया गया। मोहंदी पाट में केंद्रीय बैंक की नई शाखा का इस दौरान वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया।
कितना धान बेचा था? धान खरीदी के महापर्व पर यह आयोजन किया गया और सीएम विष्णुदेव साय विशेष तौर पर यहां पर पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में किसानों का सम्मान भी किया गया और साथ ही मोहंती पाट में केंद्रीय बैंक के नए शाखा का वर्चुअल लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय यहां पर किसानों का सम्मान कर रहे हैं। उन्हें तिलक लगाकर माला पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और सम्मान के तौर पर उन्हें पौधा भी यहां पर दिया गया है। तो आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और इसी के चलते बालोद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर मौजूद किसानों से बातचीत भी की है और उनका सम्मान भी किया। दूर दूर से किसान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में सीएम विष्णुदेव साय दिखाई दे रहे हैं जो कि कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले धान खरीदी की शुरुआत की और उसके बाद यहां पर किसानों का सम्मान भी किया गया। चलिए बहुत बहुत बधाई। सब किसान मन खुश होगा, सब बढ़िया हो नहीं भैया? भैया आए हैं। हाँ बहन जी, चलो एक आध गमछा किसी को तो सीएम विष्णुदेव साय यहां पर देखिए लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। किसान भी इस दौरान मौजूद थे जो कि दूर दूर से पहुंचे हैं और किसानों का हालचाल भी उन्होंने जाना है। उनसे बातचीत की, तिलक लगाकर उन्हें शॉल पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया और साथ ही उन्हें एक पौधा भी दिया गया। इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इसे कह सकते हैं। सम्मान के तौर पर यहां पर किसानों को एक पौधा भी भेंट किया गया। तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। दूर दूर से किसान धान खरीदी के लिए केंद्र पहुंचे हैं और इसी के चलते बालोद में भी धान खरीदी महापर्व का आयोजन यहां पर किया गया और सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए और धान खरीदी का औपचारिक तौर पर उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत भी किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, दूर दूर से किसान यहां पर आए हैं और सीएम विष्णुदेव साय का यहां पर स्वागत कर रहे हैं। आराम से सर बताएंगे आज खरीदी स्टार्ट हुई है और आज शुरुआत बालोद जिले से आपने की है। देखिए आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ भाटा गांव बी में हम आए हैं। भाटा गांव बी नहीं, भाटा गांव में हम आए हैं और आज यहाँ धान खरीदी केंद्र में भी आए हैं। पूरे तो सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभारंभ करने के साथ ही उन्होंने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी किया है। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक अवमानना याचिका पर अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल एक शासकीय कर्मचारी की पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी सहित अन्य लाभ दिए जाने को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर एक याचिका 2014 में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता कैलाश नारायण की ओर से बताया गया था कि याचिकाकर्ता रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर काम करता था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिस मामले में उन्हें सजा हुई। इसके चलते उनकी पेंशन रोक ली गई, लेकिन बाकी के लाभ दिए जाने को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था जिसका पालन नहीं किया गया। इसी अवमानना याचिका के संबंध में सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल वर्मा ने 12-13 साल से लंबित याचिकाओं के प्रति गंभीर नाराजगी जताते हुए चिताया है। साथ ही उन्होंने ग्वालियर और दतिया कलेक्टर को अगली सुनवाई में 20 नवंबर को पेश होने का आदेश भी दिया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में बुधवार को निजी मुस्लिम पब्लिक स्कूल में आग लग गई। सूचना मिली, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्कूल में जब आग लगी तब वहां बाल दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग ने स्कूल के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में भी ले लिया। किसी भी छात्र या शिक्षक के हताहत होने की खबर नहीं है। आग किस वजह से लगी इसका पता अब तक नहीं चल सका है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडिगो की फ्लाइट की गुरुवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में यात्रा कर रहे युवक ने क्रू मेंबर को बुलाकर बम होने की बात कही थी। क्रू मेंबर ने फौरन इसकी सूचना पायलट को दी और फिर पायलट ने एटीसी से बात कर रायपुर एयरपोर्ट से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी और जिसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट कर एयरपोर्ट पर उतारा गया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र में कोटा झांसी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन के घर शिवपुरी के किरौली गांव जा रहा था और इसी दौरान सुरवाया हाईवे पर सुरवाया पुलिस बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने बाइक सवारों के सामने बैरिकेड्स अड़ाकर रोकने की कोशिश की, जिससे टकराकर बाइक सवार हादसे का शिकार हुआ है। हादसे में रविंद्र पाल की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 2 साथी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर चक्का जाम भी किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भी मृतक के परिजनों से पुलिस ने मारपीट की है। एसपी ने हादसे के बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मेरे बेटा की जान ले ली जब पुलिस थाने की पुलिस ने ले ली, दरोगा ने मेरे बेटा की जान ले ली। मैंने धक्का मार रहा में वो सरकारी है जिससे वो टकरा गई और आपके बेटे की जान चली गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए, मुद्दा गर्म है डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और ऐसे मामले क्यों बार बार सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम तीनों को दीजिए नमस्ते। नमस्कार।